एजेन अकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे। देखेंगे कि दर्पण सूत्र को किस प्रकार हम निगमित करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जो है किसी दर्पण के सामने रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब किस पर बनता है और प्रतिबिंब की जो है दर्पण से दूरी और जो बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसकी दर्पण से दूरी और जो वस्तु रखी है रहती है उसकी दर्पण से दूरी और उसके फोकस में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग निगमित करेंगे। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार जो है, तो एक दर्पण हमने लिया है, एक अवतल दर्पण लिया है एन डैश और इसके समक्ष एक वस्तु रखी हुई है, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है ए बी और यहाँ से 3 किरणों किसी भी वस्तु के इमेज के फॉर्मेशन के लिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि आप बनाना चाहते हैं, तो आप कम से कम उसके शीर्ष से जाने वाली 3 किरणों की कल्पना आपको करनी होती है कि 3 किरणें पास हो रही हैं वहाँ से। वो किरणें कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहली किरण जो होती है वो उसके शीर्ष से होकर के जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। शीर्ष से होकर के जाएगी, इस दर्पण पर टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है आपतित किरणों को जो है रेड से दर्शाया है और जो परावर्तित हो रही किरणें उनको मैंने ग्रीन से दर्शाया है। तो ये जो किरण एम ए से पास होकर के एम पे टकरा रही है, उसको मैंने रेड से दर्शाया है। वही किरण फिर से परावर्तन के पश्चात एफ से पास हो रही है जो कि फोकस है और आप देख पा रहे हैं कि ए बी वस्तु है और फिर दूसरी किरण जो है जो पास हो रही है वो जाकर के पोल पे टकरा रही है। यहाँ पर पड़ने के पश्चात फिर उसी जिस कोण से वो जा रही है उसी कोण से फिर वापस आती है और पहली किरण जो आपतित हो रही थी ये मुख्य अक्ष के समांतर उसको जो है यहाँ ए डैश पर काटती है और तीसरी किरण जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करती है और जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करती है वो अपने पाथ को दोहराती है यानी कि अपने पथ को दोहराती है उसी जो है पथ से फिर वापस चली जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपतित किरण है और यही किरण फिर परावर्तित के रूप में दर्शाई गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार हम निगमित करते हैं। अच्छा, निगमन के लिए जो है हमें पूरा होल स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिसको आप अगर अगर याद रखते हैं तो आपको आगे चल कर के दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप निगमित कर सकते हैं। पहले मैं उन स्टेप्स की चर्चा करता हूँ। इसमें जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो ये किरणें जो दिखाई गई है, किरण आरेख जो दिखाया गया है, इसमें जो है बेसिकली कुछ त्रिभुज बनते हैं। जो त्रिभुज बनते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। वो हर जगह कहीं न कहीं 90 डिग्री बनाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं एक-दूसरे के और सिमिलर जब होते हैं तो उनकी भुजाओं का हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अगर सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। उसी नियम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी रूल को अप्लाई करेंगे और उसी के माध्यम से हम जो है इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अच्छा, इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी जो है हम देखते हैं, कार्टेशियन परिपाटी जो होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो चिन्ह हम लेते हैं उसको कैसे हम लेते हैं देखिए, जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में x और y की वैल्यूज़ को डायरेक्शन के हिसाब से काउंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप एन डैश को एक्स वाई अक्ष के रूप में जो काउंट करें और एक्स अक्ष को तो मैंने यहाँ दर्शा ही दिया है। तो इसके बाद वाली p के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एक्स अक्ष पर वो धनात्मक होंगी और उसके पहले वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो ऋणात्मक होंगी। इधर वाली वैल्यूज़ सब की सब धनात्मक होती हैं और इधर वाली वैल्यूज़ जो है वो ऋणात्मक होती हैं। उसी तरह से एक्स अक्ष पर अगर हम ऊपर चल रहे हैं तो ये वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव लेंगे और नीचे अगर हम चल रहे हैं, ये वैल्यूज़ हम नेगेटिव लेंगे। उदाहरण के तौर पर AB की बात हो रही है, AB का जो इमेज फॉर्म हुआ है, A डैश B डैश फॉर्म हुआ है और ये अगर हम Y अक्ष पर देखें तो ये नीचे की दिशा में फॉर्म हुआ है। यानी कि Y अक्ष पर नीचे की ओर फॉर्म हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू जो हम जो है कंसीडर करेंगे उसमें कैलकुलेशन में, तो इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, नकारात्मक रूप से कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से त्रिभुज बन रहे हैं और किसमें हमको रेशियो लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे, वो हम लेंगे त्रिभुज एमपीएफ, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ए डैश, बी डैश और एफ। 2 त्रिभुज हैं हमारे सामने यहाँ पर। प्रथम कैलकुलेशन जो फर्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, वो ट्रायंगल एमपीएफ
एंड ए डैश बी डैश एफ में करेंगे। तो इसी चित्र से त्रिभुज एमपीएफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज जो है क्योंकि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण होने की वजह से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। तो समरूपता में क्या कर सकते हैं आप? आधार के साथ आधार का अनुपात, लंब के साथ लंब का अनुपात और कर्ण के साथ कर्ण का अनुपात। दर्पण सूत्र को निगमित करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, कहीं भी कर्ण के साथ कर्ण का अनुपात नहीं लिया गया है, लंब के साथ लंब का अनुपात लिया जाता है और आधार के साथ आधार का अनुपात लिया जाता है। सिर्फ दो ही भुजाओं का अनुपात लेंगे प्रथम दृष्टि में, और सेकेंड दोनों में हम वही काम करेंगे। पहले चरण में भी हम वही काम करेंगे, दूसरे में भी वही काम करेंगे। तो पहले चरण में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम अनुपात ले रहे हैं। एमपीएफ, एमपीएफ की बात हो रही है, एमपी एंड एफ। यहाँ पर एम पी एफ, ये त्रिभुज जो है 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाता है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये दर्पण बहुत छोटे होते हैं, और अगर कोई चीज कोई एक बहुत बड़ा जो है वृत्त है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे काट लिया जाए, तो ये वाली जो चीज होती है लगभग लगभग जो है इसको सीधा आप मान सकते हैं। लगभग लगभग ये एम और पी को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर मान सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक राइट एंगल त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया गया है एम पी एफ को। तो एम पी एफ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए डैश बी डैश एफ भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसके आधार के साथ आधार का और लंब के साथ लंब का वर्ग अनुपात हम लेंगे। तो देखते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर के साथ दूसरे वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर हम लेंगे, और उसमें जो परपेंडिकुलर है वो है एम पी। दिस इज इक्वल टू, अब आधार के साथ आधार का हम अनुपात लेंगे। आधार है इसमें पहले वाले त्रिभुज में बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। अनुपात लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, अक्सर ये गलती हो जाती है कि मान लीजिए कि ए डैश और बी डैश अपन एमपी लिया हमने पहले त्रिभुज से, और दूसरा जो अनुपात हमने लिया उसमें हमने किसी को ऊपर और किसी को नीचे कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए डैश बी डैश को ऊपर रखा है, तो दोबारा जब आधार का अनुपात लेंगे तो उसी त्रिभुज के आधार के साथ दूसरे त्रिभुज के आधार का अनुपात लेंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि एफ पी अपन बी डैश एफ कर दें आप। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये अनुपात जो है बराबर नहीं निकलेंगे, ये गलती हो जाएगी आपसे, इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो प्रथम समीकरण हो गया ये। अब दूसरा जो समरूपता हमें निर्धारित करना है, वो दोनों त्रिभुज हमारे जो बन रहे हैं। पहला त्रिभुज हमारा ए बी पी, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें ए बी पी, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा जो त्रिभुज बनेगा ए डैश बी डैश पी, पी दोनों में कॉमन मिलेगा। इस बात से आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि जो है पी डैश दूसरी बार जो हम समरूपता निर्धारित करेंगे, तो पी जो है दोनों में कॉमन मिलेगा। पहला त्रिभुज जो बन रहा है ए बी पी, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश पी, यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है जहाँ पहले बना रहा था। तो इन दोनों के माध्यम से फिर से हम इसको समरूपता निर्धारित करेंगे दोनों में। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, अगेन इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इन दोनों में हम क्या जो है रेशियो ले सकते हैं। ए डैश ए बी के साथ किसका रेशियो लेंगे हम? अगर हमने परपेंडिकुलर इसमें लिया है, तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर को ही लेना पड़ेगा, यानी कि ए बी
या फिर ए डैश बी डैश के साथ लीजिए ताकि इसके सिमिलर मिले। ए डैश बी डैश के साथ हम ए बी का रेशियो ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बेस के साथ रेशियो लेने का प्रयास करेंगे। तो अगर ए डैश बी डैश को हमने ऊपर रखा है तो हमें बेस में बी डैश पी को ऊपर रखना पड़ेगा। बी डैश पी अपॉन, इसमें जो बेस है बी पी, ये है सेकेंड। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमको एफ यू और वी के फॉर्मेट में। तो देखते हैं कि हमारा एफ क्या होता है, यू क्या होता है और वी क्या होता है। इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो एफ की बात करें तो एफ जो होता है पी से लेकर के एफ की डिस्टेंस होती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो एफ फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं। ए बी यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी, जो वस्तु की दर्पण से दूरी है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर वस्तु की दर्पण से दूरी को रिप्रेजेंट करना हो, यहाँ पर ये दर्पण है और ये वस्तु है, इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी साइन हम नहीं दे रहे हैं किसी का, साइन को हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसके तुरंत बाद। और जो इमेज बन रहा है हमारा यहाँ पर, इमेज की जो दर्पण से दूरी होती है, यानी प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो v कहलाती है। अब हम देखेंगे किसको हमें पॉजिटिव लेना है, किसको हमें नेगेटिव लेना है। यहाँ जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी दूरियां हैं, सब की सब नेगेटिव कहलाएंगी, क्योंकि अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोगों ने देखा है कि अगर जिस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस में चीजें प्लस और माइनस होती हैं, उसी तरह से इसमें भी होती हैं। तो ए बी और ए डैश बी डैश को छोड़ दें, बाकी की जितनी भी डिस्टेंस है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सब की सब जो है दर्पण के इस तरफ पड़ रही हैं, और इधर के सब दूरियां एक्स अक्ष पर ऋणात्मक ही ली जाएंगी। अगर हम u v की बात करें तब भी ये जो है एक्स अक्ष पर बाएं दिशा में है, u v f तीनों एक्स अक्ष पर बाएं दिशा में है, तो इस वजह से तीनों की दूरियों को हम ऋणात्मक लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों की वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ से इसको भी ऋणात्मक दे सकते हैं, इसको भी ऋणात्मक दे सकते हैं और इसको भी ऋणात्मक मान दे सकते हैं। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू एम पी, ए बी और एम पी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये जो किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो ये दूरी हमेशा मेंटेन करके जाएगी, कभी भी जो है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी कम नहीं होगी। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर जो ए बी की डिस्टेंस होगी वही एम पी की भी डिस्टेंस होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए बी और एम पी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं ए बी को एम पी से, तो लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। इसको क्वेश्चन थर्ड दे दिया हमने। चलिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। इसको हम देते हैं समीकरण 4। अब इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, जितने भी चित्र में मान हैं सबके सबको रखेंगे। बी डैश पी बीपी, बीपी की वैल्यू अगर हम देखें यहां से तो हमें मिलेगी माइनस यू, बी डैश पी की वैल्यू हमें मिलेगी बी माइनस बी, बीपी की वैल्यू मिलेगी माइनस यू, दिस इज इक्वल टू बी डैश एफ, बी डैश एफ ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ पर किसी का मान जो है, कोई मान यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है बी डैश एफ के लिए, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। बी डैश पी हमारे पास है और एफ पी भी हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी डैश पी से एफ पी को अगर माइनस कर दें, हम इसको बी डैश एफ को लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी टू द होल अपॉन एफ पी।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा v बाई यू इज इक्वल टू बी डैश पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी के बराबर, और एफ पी की वैल्यू माइनस एफ के बराबर है, टू दी होल अपॉन एफ पी की अगर हम बात करें, एफ एंड पी, ये है माइनस एफ। आगे से वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ वो कर लेते हैं इसको। फाइनली जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था पी अपॉन यू दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो माइनस है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर से एक माइनस यहाँ पे नीचे भी लगा हुआ है, कुल मिला करके जो है माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, इसको लिख सकते हैं एफ फिर से लिख सकते हैं v माइनस एफ अपॉन एफ, दिस इज इक्वल टू v अपॉन एफ माइनस 1। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, v अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम v अपॉन यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। अगर हम पूरे समीकरण में v से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो है v अपॉन v इंटू यू कर सकते हैं, यहाँ पर v अपॉन v इंटू एफ कर सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन v कर सकते हैं। इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन v। इस v को इधर ट्रांसफर करेंगे हम और लिखेंगे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और यही जो है दर्पण सूत्र है, जैसे कि पहले ही लिखा हुआ था। तो वीडियो के अंत में जो है मुख्य जो बातें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य बात इसमें यह है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, एटलीस्ट यू हैव टू ड्रॉ 3 रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। 3 किरणें कम से कम आपको जो है यहाँ से पास करानी है और वो मिरर पे गिरेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन के आफ्टर जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले एक रे को मैंने पैरेलल पास कराया, फिर दूसरे को पोल पे पास कराया और तीसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। इस तरह से जो है तीनों एक ही जगह जाकर के मिलती है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और वही जो है पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, पहली बात। दूसरा जो है हम ये देखते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि जो है 2 त्रिभुजों में 4 त्रिभुजों में हमें 2 बार समरूपता जो है निर्धारित करनी होती है। उसी समरूपता के अंतर्गत हम सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि जो है पहला त्रिभुज जो बना आपका ए डैश बी डैश एफ बना था और दूसरा बना था एम पी एफ। पहले त्रिभुज थे ये ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ, इसमें जो है दोनों में। और एक बात और मुख्य है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लंब और आधार का रेशियो लिया जाता है, इसमें कभी भी कर्ण का रेशियो नहीं लिया जाता है। कर्ण वगैरह का रेशियो अगर आप लेने लगे तो मतलब फंस जाएगा। फिर दूसरी बार जब हम समरूपता जो है प्रूफ करते हैं, वो त्रिभुज होते हैं ए बी पी, सबसे बड़ा त्रिभुज है इसमें, और उसी के साथ हम जो है सिमिलरिटी डिफाइन करते हैं ए डैश बी डैश पी के साथ। इन दोनों त्रिभुजों को जो है हम क्या करते हैं, समरूप डिफाइन करते हैं, और उसमें जो है बी डैश एफ मिलता है हमको, ये बी डैश एफ, और इस बी डैश एफ को हम ब्रेक करते हैं u माइनस एफ में। यहाँ पर जो v माइनस एफ में हम इसको ब्रेक करते हैं। 2-3 चीजें यही मुख्य हैं, अगर इन चीजों को आप जो है ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल जो आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।